नमस्कार दोस्तों। इजरायल और हमास के बीच जो चल रहे संघर्ष हैं इनको 9 शब्दों में एकदम आसान भाषा में समझाएंगे कि दोनों के बीच जो हमास है और इजरायल दोनों के बीच बार बार संघर्ष क्यों होता है। अभी का जो संघर्ष है 7 अक्टूबर 2023 को हमास के द्वारा इजरायल पर रॉकेट के द्वारा लगातार हमला किया गया, जिससे इजरायली नागरिक 1400 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई और 200 से अधिक इजरायली नागरिकों को हमास के द्वारा बंधक बना लिया गया। इसके बदले में इजरायल के द्वारा गाजा पट्टी पर यानी जो जहां सेंटर है हमास का उस पर सिलसिलेवार तरीके से इतना ज़्यादा बम गिराए गए, इतने ज़्यादा बम गिराए गए कि वहां जो गाजा पट्टी में रहने वाले फ़लस्तीनी लोग हैं उन पर भी असर पड़ा है, प्लस उसके बाद कई ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है हमास के। तो इसको 9 शब्दों में जानेंगे कि दोनों के बीच में संघर्ष होता क्यों है। तो पहला शब्द स्टार्ट करते हैं इजरायल से। पहला शब्द इजरायल है। तो इजरायल के बारे में जानेंगे। ये इजरायल का फ्लैग, यह है इजरायल का फ्लैग। इजरायल मध्य पूर्व का वह देश है, मध्य पूर्व एशिया का। यहाँ पर देखिए इजरायल का मैप देखते हैं, ये पूरा एरिया है इजरायल की, और बीच में ये है गाजा पट्टी, और फिर यहाँ पर है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी दोनों को मिलाकर बोला जाता है फ़लस्तीनी एरिया, और बाकी जो एरिया बचा हुआ है वो है इजरायल का एरिया। 1948 में अस्तित्व में आया इजरायल। इजरायल 1948 में अस्तित्व में आया जब ब्रिटिश सरकार का मैंडेट जारी किया गया। तो जो फ़लस्तीन एरिया है, यानी कि यहाँ पर देखिए ये है जॉर्डन रिवर्स, यह है जॉर्डन रिवर्स, यह है भूमध्य सागर, दोनों के बीच की जो एरिया है, पहले पूरे एरिया को फ़लस्तीन कहा गया था। लेकिन ब्रिटिश मैंडेट के बाद जब संयुक्त राष्ट्र का आदेश आया और जो ब्रिटिश सरकार थी उसका मैंडेट मिलने के बाद इस फ़लस्तीनी एरिया को दो हिस्से में बांट दिया गया। एक यहूदियों के लिए इजरायल राष्ट्र के रूप में और दूसरा फ़लस्तीनियों के लिए बांटा गया, एक वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के नाम से दोनों के बीच में बांटा गया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है इजरायल की? इसकी शुरुआत हुई थी 20वीं सदी से। 20वीं सदी में यूरोप के अलग अलग हिस्सों में जब यहूदियों का पतन होना, यहूदियों को निशाना बनाना शुरू किए थे, खास करके जर्मनी में जब यहूदियों का हुआ था नरसंहार, यहूदियों का जब नरसंहार हुआ था तो एक अलग देश की मांग उठने लगी कि यहूदियों के लिए एक अलग जगह पर एक अलग देश बनाया जाए ताकि उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। तो भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच में पड़ने वाला एक फ़लस्तीन एरिया था। यहीं पर इसको दो भागों में, यहाँ पर ये जो इलाका है यहाँ पर मुसलमान भी रहते थे, यहूदी भी रहते थे, ईसाई धर्म, तीनों धर्म को मानने वाला स्थान था। इसको एक पवित्र स्थान माना जाता था। इस इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य का राज था। ये जो भूमध्य सागर है और फिर जॉर्डन रिवर्स है, दोनों के बीच में जो एरिया है पूरा इजरायल और फ़लस्तीन का मिलाकर, यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य का राज्य था। तो जब इस पर ब्रिटिश सरकार का राज आया, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय जो ऑटोमन साम्राज्य है इसका पतन हो गया। तो इस पूरे इलाके पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका नियंत्रण आ गया। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार 1948 में फ़लस्तीन को दो हिस्से में बांटे गया, एक इजरायल बना दिया गया, एक वेस्ट बैंक गाजा पट्टी मिलाकर बनाया गया फ़लस्तीन, दोनों को बनाया गया। और फिर वहाँ पर यहूदियों को अलग अलग जगहों से आकर बसाया गया। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उस समय नाजियों के हाथे यहूदियों का व्यापक नरसंहार हुआ। नाजी जर्मनी के लोग होते थे, वहाँ पर व्यापक रूप से नरसंहार होना शुरू कर दिया। उस वक्त योजना बनी कि ब्रिटेन का जो नियंत्रण वाला क्षेत्र है, जो ब्रिटेन का ये बीच वाला पूरा जो नियंत्रण वाला क्षेत्र है, इस इलाकों को फ़लस्तीनी और यहूदियों के बीच में बांट दिया जाएगा। इजरायल में रहने वाले यहूदी धर्म को मानने वालों का इतिहास सदियों पुराना है। इनकी संख्या वहाँ लगभग 90 लाख से अधिक मानी जाती, करीब 74% मानी जाती थी, करीब 74% मानी जाती थी। इनमें करीब 80% लोग का जन्म इसी देश में हुआ था, 80% का जन्म इसी इलाके में हुआ था जो यहूदी लोग थे। जो 20% लोग हैं जो इजरायल में बसे हुए हैं, 20% लोग जो अलग अलग देशों से यहूदी आकर यहाँ पर बसे हुए थे, अलग अलग देशों से यहूदी आकर बसे थे। दूसरी तरफ इजरायल अरब करीब 21% थे और 5% अन्य थे। जेरूसलम इजरायल की एक शक्ति का बहुत बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ पर देखिए यह है जेरूसलम, ये स्टार लगा हुआ है ना, यह है जेरूसलम।
जेरूसलम इजराइल का शक्ति का एक बड़ा केंद्र बन गया। तेल अवीव इसका आर्थिक केंद्र बना। यहाँ पर देखिए यह तेल अवीव, यह है तेल अवीव, इसका बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र बना। देश का सरकार नेतृत्व बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में सरकार इसमें इजराइल की चल रही है। लेकिन इसके जो राष्ट्रपति है आइजैक हर्जोग है यहाँ के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद कोई वास्तविक नहीं, औपचारिक तरीके से इसका होता है। यह देश का आर्थिक, तकनीकी, सैन्य मामलों में मध्य पूर्व की एक ताकत बन गया। इजराइल मध्य पूर्व का एक ताकतवर देश बन गया। लेकिन इस देश के इतिहास का अधिकांश हिस्सा फलस्तीनियों और अरब देशों के साथ संघर्ष करा है। मतलब कि अधिक से अधिक दोनों जो अरब देश हैं और इजराइल है और फलस्तीनी है, इनके बीच में लगातार यहाँ पर संघर्ष ही होते रहे। दोनों क्षेत्रों के बीच जो शांति की प्रक्रिया है, इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? जो फलस्तीन और इजराइल के बीच में आज भी जो संघर्ष चल रहे हैं, इनके बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है, जो फलस्तीन है उसके स्वतंत्र राष्ट्र का गठन। जैसे ही फलस्तीनी को स्वतंत्र राष्ट्र का गठन कर दिया जाएगा, वैसे ही दोनों के बीच में विवाद का कारण बहुत ही कम हो जाएगा। वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बसाने का काम फलस्तीनी क्षेत्र के आसपास इजरायली सशस्त्र समूह के पास हो गया था। और दूसरा कारण के बाद जानते हैं। दूसरा रीजन है हमास। पहला तो इजराइल के बारे में समझे कि इजराइल का अस्तित्व कहाँ से आया। दूसरा रीजन हमास के बारे में समझते हैं। तो हमास क्या है? इजराइल पर हमला करने वाला फलस्तीनी क्षेत्र का सबसे बड़ा इस्लामिक चरमपंथी गुट है। ये पर देखिए, ये है गाजा पट्टी, पूरा इलाका मिलाकर रेड, और यहाँ से लेकर जहाँ तक लाइनिंग गई है, यह है गाजा पट्टी। इस पर कब्जा है हमास का। हमास एक आतंकवादी चरमपंथी संगठन ग्रुप है। इसका अस्तित्व 1987 में हुआ था। इनका अस्तित्व 1987 में आया था हमास का। इसके लड़ाके इज़े अल दीन अल कसम ब्रिगेड कही जाती है। इनके लड़ाकों को अले दिन अल कसम ब्रिगेड कहा जाता है। उनका मुख्य उद्देश्य फलस्तीनी राष्ट्र बनाना। इनका मुख्य उद्देश्य फलस्तीनी राष्ट्र बनाना और इजराइल को पूरी तरीके से समाप्त करना। इजराइल को पूरी तरीके से समाप्त कर देना। ताकत और इनकी ताकत जैसे जैसे बढ़ती चली गई, और हमास ने 2007 में पूरी गाजा पर नियंत्रण कर लिए। 2007 में जैसे इनकी ताकत बढ़ती चली गई, पूरे गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण हो गया। तब से ये कसम खाई कि जो इजराइल है इसको बर्बाद कर देगा। जो हमास संगठन है उसने कसम खाई कि इजराइल को बर्बाद कर देंगे। उसका नतीजा निकला क्या? नतीजा उसका यह निकला कि अभी भी दोनों के बीच में संघर्ष जारी है। दोनों देशों के बीच में अभी भी संघर्ष जारी है। इजराइल पर हमले के लिए हमास अन्य चरमपंथी संगठनों का भी सहारा लेता है, जैसे हिजबुल्लाह हो गया, और भी जो अगल बगल देशों में जो चरमपंथी गुट है उसका सहारा लेता है हमास के द्वारा इजराइल पर अटैक करने के लिए। दूसरी तरफ इजराइल ने 2007 से ही मिस्र के साथ मिलकर गाजा पट्टी की नाकेबंदी कर दी है। मतलब मिस्र के साथ मिलकर ही, ये देखिए ये मिस्र का एरिया है, रफा क्रॉसिंग है, यहाँ से लेकर चारों तरफ से एक गाजा पट्टी की नाकेबंदी इजराइल के द्वारा कर दी गई है। तीसरा कारण समझते हैं, ये है जेरूसलम। यहाँ पर देखिए ये है जेरूसलम में स्टार मार्क लगा है जेरूसलम। तीसरा सब शब्दों में इसे समझते हैं। जेरूसलम का इतिहास 2800 ईस्वी पूर्व था। 2800 ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आया जेरूसलम। यह नाम सेमेटिक भाषा से बना है और इसका मतलब होता है शांति का शहर या शांति का घर। यहाँ पर देखिए जेरूसलम है, इसका मतलब क्या होता है? जो सेमेटिक शब्द से निकला है, शांति का शहर या शांति का घर। यहाँ पर तीनों धर्म के पवित्र जो धर्मगुरु है या जो इनके पूर्वज माने जाते हैं कि जे जेरूसलम में निवास करते हैं, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम, तीनों धर्मों के जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र स्थल है, जेरूसलम माना जाता है। इसलिए तीनों धर्मों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है जेरूसलम। इसे शांति का शहर या शांति का घर कहा जाता है। इसमें यहूदी, इस्लाम और ईसाई तीनों का आस्था का केंद्र रहा है। पहले से ही प्राचीन काल से ही धार्मिक विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि तीनों ही अपना एक आस्था का उसी केंद्र मानते हैं और सुरक्षित स्थान मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में कहा गया था कि यरूशलेम को स्वतंत्र दर्जा मिलेगा, पर 6 दिनों की युद्ध के बाद इजराइल ने इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। 6 दिनों तक संघर्ष चला दोनों के बीच में। 1967 में इजराइल और अगल बगल की, यानी कि इधर एक तरफ था मिस्र, एक तरफ जॉर्डन था, फिर उसके बाद सीरिया था, लेबनान था, और उसके बाद और भी कुछ संगठन थे जो मिलकर इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़े 1967 में। तो 1967 में 6 दिनों तक ये वार चला। अगल बगल की जितनी भी कंट्री थी सबको 6 दिनों के अंदर ही इजराइल ने हरा दिया।
तो इजराइल जैसे ही हरा दिया तो जेरूसलम को अपने कब्जे में ले लिया। इजराइल जेरूसलम को अपने कब्जे में ले लिया, तब से ये जेरूसलम जो है इजराइल के कब्जे में ही ये बना हुआ है। ऐतिहासिक संघर्षों को देखते हुए जेरूसलम को अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इजराइल की राजधानी नहीं मानती हैं। जेरूसलम के इजराइल अपना राजधानी घोषित करके रखा है। अब फिर अधिकांश जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था या देश हैं इसे जेरूसलम को इजराइल की राजधानी नहीं मानते। लेकिन 2007 में अमेरिका के एक राष्ट्रपति बने जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने मान्यता दे दी कि जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। ये तुरंत ही मान्यता दे दी। अगले शब्द, चौथे शब्द का इस्तेमाल करते हैं गाजा पट्टी। संघर्ष का कारण जानते हैं। ध्यान रखिएगा 9 शब्दों में पूरी संघर्ष की कहानी दिया हुआ है। तो गाजा पट्टी के बारे में जानते हैं। ये पूरा इलाका जो पिंक है और वाइट, ये पूरा जो बॉर्डर लाइन डॉट दिख रही है, ये पूरा गाजा पट्टी है। गाजा पट्टी 41 किलोमीटर से लंबा है। ये पूरी अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 41 किलोमीटर से लंबा है और 6 से 12 किलोमीटर तक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 6 से 12 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। लगभग अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 365 वर्ग किलोमीटर तक इसका मतलब लंबाई चौड़ाई मिलाकर है। इसमें 2.3 मिलियन लोग रहते हैं। इसमें 2.3 मिलियन लोग रहते हैं। इसे माना जाता है कि दुनिया की जो अधिकांश जो डेंस सिटी है यानी कि घनी आबादी वाला इलाका है उसमें से एक है गाजा पट्टी। फ़लस्तीनी ब्रिटिश मैंडेट ने इसे 2 भागों में विभाजित किया था। जब घनी आबादी वाला शहर फ़लस्तीनी ब्रिटिश मैंडेट को जब 2 भागों में विभाजित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव आया 1947 में। 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव आया था तो गाजा पट्टी और यरूशलेम यानी कि जो जेरूसलम है ये दोनों चीज़ अस्तित्व में आई। फ़लस्तीनियों ने इस समझौते को खारिज कर दिया। उसने कहा कि नहीं, गाजा पट्टी जो जेरूसलम है ये दोनों अलग अलग नहीं है। जेरूसलम फ़लस्तीनी ये दोनों को एक ही मानते थे कि एक ही होगा, ये अलग अलग नहीं हुआ। लेकिन जब जो 1967 का संघर्ष हुआ, अरब इजराइल जब संघर्ष हुआ था 6 दिनों तक चला, इसमें अरब देश के सैनिकों का गठबंधन था जिसमें इजराइल को ही जीत मिली थी। फिर उसके बाद गाजा पट्टी, मिस्र का सिनाई पेनिनसुला, जॉर्डन का जो वेस्ट बैंक है, पूर्वी यरूशलेम, सीरिया का जो गोलान हाइट्स है, इसको एक फिगर में दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है इजिप्ट का सिनाई प्रायद्वीप। फिर उसके बाद यहाँ देखिए ये है गोलान हाइट्स, सीरिया का यह है गोलान हाइट्स, प्लस उसके बाद जो पूर्वी जेरूसलम है जिसे अभी जेरूसलम माना जाता है, वेस्ट बैंक माना जाता है, पूर्वी जेरूसलम को वेस्ट बैंक अभी माना जाता है, ये जॉर्डन के कब्जे में था। इन तीनों एरिया पर अरब इजराइल जो वार चल रहा था 1967 में, पूरे एरिया पर इजराइल का कब्जा हो गया। हालांकि धीरे धीरे इजराइल ने जब दोनों देश जब इसके अस्तित्व को जब जो देश मान्यता देना शुरू किए वापस लौटा दिए। मिस्र जब इजराइल को मान्यता दे दिया तो जो इसका सिनाई प्रायद्वीप है ये वापस कर दिया। फिर उसके बाद गोलान हाइट्स सीरिया को वापस कर दिया। लेकिन जो वेस्ट बैंक है अभी भी ये फ़लस्तीनियों के लिए रुका पड़ा हुआ है। तो ये था गाजा पट्टी की कहानी। जब 1993 में ओस्लो संधि हुई तो इस संधि के दौरान हुआ क्या था, जो गाजा को सीमित स्वायत्तता दी गई, जो गाजा पट्टी है इसको सीमित स्वायत्तता दे दी गई। इसके तहत फ़लस्तीनी प्राधिकरण का गठन किया गया जिसका मकसद था गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक क्षेत्र में 5 साल के लिए एक सीमित स्वायत्तता वाली सरकार बनाना, 5 साल के लिए। तो ये जो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है दोनों को एरिया को मिलाकर ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दोनों एरिया को मिलाकर ही फ़लस्तीन बोला जाता है। तो उसमें सीमित स्वायत्तता के साथ सरकार का गठन हुआ। नेक्स्ट 5वें शब्द की बात करते हैं यहूदीवाद के बारे में। 5वां शब्द है यहूदीवाद। यहूदीवाद क्या है इसके बारे में जानते हैं। यहूदीवाद जिसे जैनिज्म बोलते हैं, जैनिज्म इसका उदय हुआ था 19वीं सदी के आंदोलन में। 19वीं सदी का जब आंदोलन आखिरी था उस समय इस शब्द का उभार हुआ था, जिसने वास्तव में वहाँ इजराइल के गठन को बढ़ावा दिया और जहाँ प्राचीन काल से यहूदी और मुसलमान रहते थे, यानी कि जो जहाँ इजराइल इस समय एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है, वहाँ पर इस आंदोलन ने इजराइल को और भी मजबूती से उठाया। इस शब्द को ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो जैनिज्म शब्द है इसका प्रयोग गलती से सामान्य यहूदियों के लिए किया जाता है कि जो जैनिज्म है यह यहूदी ही है, लेकिन
कई ऐसे भी लोग हैं जो यहूदी धर्म में आस्था तो रखते हैं लेकिन जैनिज़्म के बगैर ही रखते हैं, जैनिज़्म को नहीं मानते हैं, क्योंकि वे आधुनिक इजराइल में विश्वास नहीं करते। वो जो आधुनिक इजराइल है उसमें विश्वास नहीं करते हैं कि जो आधुनिक रूप से इजराइल है ये नहीं है। बाइबल के मुताबिक यहूदियों की जड़ें सेमेटिक संस्कृति में है। 19वीं सदी में सेमेटिक विरोधी शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जाना था जो यहूदियों का नकारते थे, जो यहूदियों को नकारते थे, और वो सेमेटिक विरोधी शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। हालांकि अरब लोगों में कुछ लोग हैं जो सेमेटिक मूल के हैं। नेक्स्ट कारण है फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण। छठवां शब्द है फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण। यह है क्या? इसकी स्थापना फ़लस्तीनी मुक्ति और इजराइल के बीच हुए जो ओस्लो संधि हुई उसके बाद हुई थी। 1993 में जो फ़लस्तीनी मुक्ति मोर्चा था उसके बीच और इजराइल के बीच में संधि हुई, ओस्लो संधि हुई। उसके बाद 1994 में फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण का गठन किया गया। जो फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण है इसका जो गठन किया गया है ये वेस्ट बैंक में है, ये वेस्ट बैंक में है। इसकी स्थापना के बाद इजराइल फ़लस्तीनी संघर्ष के समाधान के रूप में वेस्ट बैंक गाजा पट्टी में स्वायत्त सरकार की गठन किया गया। तो उसमें जो फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण है ये दोनों एरिया पर, यानी कि यहाँ पर देखिए दिखाता हूँ यहाँ पर मैप में, ये है गाजा पट्टी और ये है वेस्ट बैंक। दोनों ही इलाकों पर जो प्राधिकरण है फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण है उसका स्वायत्त रूप से शासन आ गया। इसके शीर्ष नेता थे यासिर अराफात थे जो पीएलओ के साथ फतेह राजनीतिक पार्टी के भी मुखिया बन गए। 2004 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद महमूद अब्बास ने सत्ता संभाली। हालांकि 2006 में गाजा में चुनाव के बाद हमास ने जीत लिया। 2006 में जब चुनाव हुआ था तो जो फ़लस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण है इसका नियंत्रण खत्म हो गया, यानी गाजा पट्टी पर नियंत्रण किसका आ गया? गाजा पट्टी पर नियंत्रण आ गया हमास का। तब से हमास गाजा पट्टी को कंट्रोल करता है। अब वेस्ट बैंक पर जो है जो फतह को मानने वाले थे जो फतह थे जिसकी मुखिया थे वो वेस्ट बैंक पर भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो फतह हैं ये शांतिपूर्ण रूप से अपने अस्तित्व को मानते हैं। लेकिन जो गाजा पट्टी पर हमास है ये आक्रामक है, चरमपंथी गुट है। ये सोचता है हथियार के दम पर इजराइल को समाप्त कर दिया जाए। ये दोनों के बीच में था। आगे आते हैं वेस्ट बैंक पर। सातवां शब्द है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक के बारे में जानते हैं। गाजा पट्टी और पूर्वी जेरूसलम है, इसके अतिरिक्त वेस्ट बैंक को एकमात्र फ़लस्तीनी इलाका घोषित किया गया। यहाँ पर देखिए है वेस्ट बैंक का इलाका। इसे 3 शब्द निकाले गए, एक था गाजा पट्टी, एक था जेरूसलम, जेरूसलम को भी स्वतंत्र अलग रखा था, हालांकि इजराइल का भी इस पर कब्जा है, और एक था वेस्ट बैंक, एक है वेस्ट बैंक। 3 शब्द अस्तित्व में आए थे 1948 में संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर कि 3 एरिया स्वतंत्र रहेंगे। वहीं वेस्ट बैंक और जो गाजा पट्टी है इस पर फ़लस्तीनियों का अस्तित्व रखा गया। हालांकि जब 1967 में जब अरब इजराइल के बीच 6 दिनों तक युद्ध हुआ तो यहूदियों ने जॉर्डन रिवर की ओर से वेस्ट बैंक के करीब 5,860 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने तब पूर्वी जो जेरूसलम है इस पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया, यानी कि इस पर यानी वेस्ट बैंक पर भी इजराइल का नियंत्रण उस समय हो गया था। तो फिर उसके बाद वहाँ 30 लाख से अधिक फ़लस्तीनी लोग रहते थे। वेस्ट बैंक में 30 लाख से अधिक रहते थे, लेकिन इजराइल ने वहाँ कई बस्तियाँ बसाई जिसमें 7 लाख से अधिक यहूदियों को बसा दिया वेस्ट बैंक के पास, यानी कि जो पूर्वी जेरूसलम है वहाँ पर यहूदियों की बस्ती बसा दिया। ये बस्तियाँ और फ़लस्तीनियों के बीच विस्थापन दशकों से इजराइल और फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठनों के बीच हिंसा और विवाद का कारण बना। यानी इस बस्ती से जो फ़लस्तीनी जो चरमपंथी गुट है उनके बीच में हिंसा का सदियों से कारण बना कि दोनों के बीच में संघर्ष और टकराव होते रहते हैं। अब आते हैं रफ़ाह क्रॉसिंग के बारे में जानते हैं। 8वां शब्द है संघर्ष का हर एक पॉइंट 8वां पॉइंट है। 9 शब्दों में पूरी संघर्ष की कहानी बनाएंगे। यह है रफ़ाह क्रॉसिंग, यह है गाजा पट्टी। ध्यान रखिएगा ये एरिया है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी का एक बॉर्डर एरिया है जिसका नाम है रफ़ाह क्रॉसिंग। ये मिस्र को इजराइल जो गाजा पट्टी है मिस्र को गाजा पट्टी से जोड़ती है, यानी कि जो दक्षिणी गाजा पट्टी है उसको मिस्र से जोड़ती है। यहीं पर रफ़ाह सिटी भी है, यहीं पर एक क्रॉसिंग यानी बॉर्डर एरिया बनाई गई है। ये नियंत्रण है इस पर मिस्र का, और जो इनडायरेक्ट इसको कंट्रोल करता है इजराइल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है।
इसे रफा क्रॉसिंग को मिस्र के द्वारा तभी खोला जाता है जब इस पर इजराइल के द्वारा अनुमति दी जाती है। अगर इजराइल अनुमति नहीं देगा तो रफा क्रॉसिंग को खोला नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये पर गेट नंबर है, अब फिर गेट नंबर 2 है, 3 है। ये है मिस्र और गाजा, दोनों के बीच में है बॉर्डर लाइन। इसे बैरियर बनाकर रखा गया है मिस्र के द्वारा, लेकिन मिस्र तभी खोलता है। मिस्र कई रीजन से नहीं खोलता, एक तो मानवीय कारण से नहीं खोलता है कि अगर रफा क्रॉसिंग को खोला गया तो जो गाजा से फ़लस्तीनी लोग हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, मिस्र में आ जाएंगे, तो मिस्र में एक मानवीय संकट उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा रीजन है, जब सिनाई प्रायद्वीप को वापस किया, इजराइल के द्वारा वापस किया गया, तब ये जो थे मिस्र ने कहा तब से ही बॉर्डर लगाया गया, बिना इजराइल के अनुमति के जो रफा क्रॉसिंग है उसको वापस खोलेगा नहीं, ये तब कहा गया था। 9वें पॉइंट्स के बारे में आते हैं, हिजबुल्लाह के बारे में जानेंगे। हिजबुल्लाह ये लेबनान में रहता है, ध्यान रखिएगा, जो साउथ लेबनान है उसमें रहता है। इजराइल है, ये इजराइल का बॉर्डर है, और फिर जो लेबनान है साउथ लेबनान में रहता है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का अर्थ है अल्लाह का दल, इसका अर्थ होता है अल्लाह का दल। यह एक ईरान समर्थित शिया इस्लामिक राजनीतिक संगठन है। जो हिजबुल्लाह है शिया इस्लामिक राजनीतिक संगठन है जिसको ईरान से समर्थन मिलता है। इसको फंड और पैसा जो देता है ईरान के द्वारा दिया जाता है। इसका भी उद्देश्य है इजराइल का विनाश करना। 1992 में यानी 1992 में इसकी अगुवाई जो नसरुल्लाह हैं उनके द्वारा की गई थी, हसन नसरुल्लाह के द्वारा की गई थी। हिजबुल्लाह का उदय कब हुआ, जब इसकी सटीक तारीख बताना तो मुश्किल है, इसकी जो सटीक तारीख है इसका बताना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन 1982 में जब फ़लस्तीनी चरमपंथियों के हमले के जवाब में दक्षिणी लेबनान में इजराइल की घुसपैठ के बाद हिजबुल्लाह के पहले संगठन का उदय हुआ था। जो हिजबुल्लाह है फ़लस्तीनी मध्य पूर्व के अन्य शियाओं का समर्थक है। वो मानता है कि जो मध्य पूर्व एरिया है और जो शिया मुस्लिम संगठन है उसका रक्षक हिजबुल्लाह ही है, मध्य पूर्व में ये मानता है। अपने उद्देश्यों को पाने के लिए इस संगठन ने कई हमले किए। इसे अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और अरब लीग के अन्य सदस्यों द्वारा आतंकवादी संगठन माना जाता है। यानी हिजबुल्लाह को भी आतंकवादी संगठन माना जाता है और जो हमास है उसको भी आतंकवादी संगठन माना जाता है। तो ये था दोनों के बीच में कहानियाँ। 9 पॉइंट थे, 9 बिंदु थे कि दोनों के बीच में संघर्ष क्यों हुआ, कैसे इजराइल का अस्तित्व हुआ, कैसे फ़लस्तीनी का अस्तित्व आया, कैसे हमास का उदय हुआ, कैसे हिजबुल्लाह का उदय हुआ। तो ये 9 पॉइंट में पूरे ही संघर्ष था। इजराइल और हमास के बीच में क्यों संघर्ष आज तक जारी है, अभी भी चला रहा है। जब तक फ़िलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जाता, जब तक पूरी तरीके समझौता नहीं हो जाता, जो चरमपंथी संगठन है हमास, इसका भी समाप्ति नहीं हो जाता, तब तक दोनों के बीच में संघर्ष जारी रहेगा। तो इतना ही है 9 पॉइंट्स में पूरा दोनों के बीच में संघर्ष। अगर मेरी जानकारी या न्यूज़ पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।